तो आज जो हम पास पेपर कर रहे हैं वो है ऑक्टा नंबर 25। इस पेपर में, हर पेपर में, ज्योग्राफिक पेपर में 5 सवाल आते हैं। आपको कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने। इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस 5 सवाल में से आप कोई से भी 3 अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है, अब मैं शोइंग सेलेक्टेड रिवर्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ये है डब्ल्यू, ये है एक्स, और फिर आपको बताना है रिवर के नाम। डब्ल्यू जो है वो रिवर हब है, और जो एक्स है वो है, देख, ये जो आती है ये इंडस, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, और यहां पर डब्ल्यू जो है वह सतलज। डब्ल्यू है रिवर सतलज। ठीक है। ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ रिवर डस्ट। ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ रिवर डस्ट। रिवर डस्ट का यहां पर है। अब ये, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, ये 2 मार्क्स का। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? रिवर डस्ट is on the eastern side of ईरान, या आप ये लिख सकते थे नॉर्दर्न साइड ऑफ अरेबियन सी, नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी। तो आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी लिखोगे आपको 2 मार्क्स टोटल मिल जाएंगे। 2 बातें मैंने आपको लोकेशन को डिस्क्राइब कर दी। Rivers are used for fishing. State 3 other ways rivers are used by people in Pakistan. फिशिंग के लिए यूज होती है, और किस लिए यूज होती है? ड्रिंकिंग। और किस लिए यूज होती है? जल्दी बताएं। रिवर्स और किस लिए यूज होती है? एचईपी, बिल्कुल। एचईपी के बनाने के लिए। ओहो सॉरी। ड्रिंकिंग, इन डैम्स टू जनरेट एचईपी, और आपकी यूज होती है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन क्या होता है? वाटर को, क्रॉप्स को पानी डालना। तो इरिगेशन के लिए यूज होती है, डैम्स में एचईपी बनाने के लिए यूज होती है, और ड्रिंकिंग के लिए यूज होती है। तो ये 3 वेज हैं जिससे रिवर को यूज करा जाता है लोगों के हाथों। ठीक है। Study Fig 1.2, a bar graph showing the amount of fish caught in different provinces. ठीक है। ये इनलैंड है, डार्क वाली, लाइट वाली मरीन है। सही है। पंजाब 110, और अगर पंजाब की पे मरीन कितनी है? अच्छा, पंजाब में मरीन कितनी है बताएं? 0। सिंध में मरीन कितनी है? 310, 320, 330, 340। 340। कौन सा ऐसा प्रोविंस में 10 इनलैंड है और 0 मरीन है? केपी के। और आखिरी 190 जिसमें मरीन है, बलूचिस्तान। यहाँ पर आप लिख देंगे केपी के और बलूचिस्तान। कैलकुलेट डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इनलैंड फिश कॉट इन पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध में इनलैंड का क्या डिफरेंस है? तो ये देख ले, 180 और 110, इसकी मीन 70। बहुत खूब, बेहतरीन। आइडेंटिफाई 2 फिश स्पीशीज टिपिकली फाउंड इन इनलैंड वाटर्स इन पाकिस्तान। क्रॉकर मिलती है? नहीं। हेरिंग मिलती है? नहीं। पल्ला हाँ। स्केट नहीं। थल्ला हाँ। यस। स्टेट 2 फिशिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान में है गवादर और माड़ा। जीवानी, पसनी, कुछ भी आप लिख सकते हैं।
डिस्क्राइब वन एडवांटेज ऑफ इंप्रूविंग फिशिंग प्रोसेसिंग टेक्निक। अगर फिश प्रोसेसिंग, कैचिंग नहीं, फिश प्रोसेसिंग टेक्निक को बढ़ाओगे उससे फायदा क्या है? इसका फायदा क्या होगा? इट विल improve hygiene, that will lead to more demand from foreign countries, increasing our foreign exchange. Fish should be stored for a longer time. दुआ बहुत खूब, बिल्कुल असनैन, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन टू वेज दैट सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस कौन होता है? जो अपने लिए कैच करता है फिश को। सबसिस्टेंस फिशिंग मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल। अच्छा, सबसिस्टेंस फिशिंग मेथड कौन से होते हैं और कमर्शियल फिशिंग मेथड कौन से होते हैं, उन दोनों को कंपेयर करना। तो आ जाए, सबसिस्टेंस वाला कैसे, कौन सी बोट्स यूज करता है? वुडन बोट्स यूज करता है, जो 2 till 5 किलोमीटर तक जाती है। और कमर्शियल वाले ट्रॉलर्स यूज करते हैं, मैकेनाइज बोट्स यूज करते हैं। इसको आप सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे। फिर मोटराइज बोट, बिल्कुल। फिर दूसरा, जो सबसिस्टेंस है उसका जो लेबर होता है वो फैमिली होता है, और जो कमर्शियल होता है उसका जो लेबर होता है वो कौन होता है? स्किल्ड या ट्रेन्ड लेबर। स्किल्ड या ट्रेन लेबर होता है, समझ रहे हो, सीख रहे हो? वो यूज करता है स्किल्ड और ट्रेन लेबर। या आप ये भी लिख सकते थे कि ये यूज करते हैं आइस बकेट्स, आइस बास्केट्स। और कमर्शियल क्या यूज करते हैं? रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, ये यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, आप 6 मार्क, जहां पर सबको बहुत ज्यादा मसले होते हैं कि सर 6 मार्कर तो आता ही नहीं है, इसमें मार्क्स ही नहीं आते, कैसे करें? तो ये आज सीख कर चले जाओ, जिंदगी आसान है। 6 मार्कर जो होता है वो हर क्वेश्चन का पार्ट डी होगा। हर क्वेश्चन का पार्ट डी को कहेंगे, पार्ट डी आपका हमेशा होगा 6 मार्कर। इसकी एक मार्किंग स्कीम है, इसकी एक मार्किंग क्राइटेरिया, मार्किंग लेवल्स है। ये हमें सीखना है, हमें किस तरह आंसर बनाना है ये हमें सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स नहीं लिखने होते हैं, एक सेंस। हाँ, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सही है। पर इसमें आपको कमर्शियल क्या यूज करती है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आपने सिर्फ ट्रेडिशनल वाले का लिखा हुआ है, सबसिस्टेंस वाले का लिखा हुआ है, पर आपने कमर्शियल का नहीं लिखा हुआ, तो आपको कमर्शियल का भी लिखना पड़ेगा। फिर आ जाए 6 मार्कर। ये क्या कहता है 6 मार्कर? व्यूज, 2 व्यूज है। 6 मार्कर 2 व्यूज है। 6 मार्कर में 2 व्यू दिए मैं। अब आपको मार्क्स गेन करने का तरीका बता दूं, इससे मार्क्स आएंगे, उसके अलावा मार्क्स नहीं आएंगे। इससे मार्क्स कैसे आएंगे? आपको एक व्यू को डिस्कस करना है बस। अगर एक व्यू का आपने डिस्कस कर लिया तो आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। और इसमें आपको लिखने होते हैं डेवलप पॉइंट। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो फिर मार्क्स मिलेगा। इससे क्या होगा, व्हाट दिस विल लीड टू, ये आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट दिस विल लीड टू, व्हाट दिस विल लीड टू। जैसे कि आप ये देख लें, अम, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि रूरल अर्बन माइग्रेशन से क्या होगा।
तो बच्चे अक्सर लिखते हैं अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन से, और मैं सवाल पूछा रूरल अर्बन माइग्रेशन से रूरल में क्या होगा, गांव में क्या मसला होगा, तो बच्चे अक्सर लिखते हैं कि रूरल में लोग कम होंगे। रूरल में लोग कम होंगे इज नॉट अ प्रॉब्लम। रूरल में लोग कम होंगे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए लोग नहीं होंगे, जिससे फूड शॉर्टेजेस होगी। तो लोग कम होंगे विल लीड टू फूड शॉर्टेजेस। ये आपकी डेवलपमेंट है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे ना तो मसला है। आपको पॉइंट को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने आप सवाल पूछना पड़ेगा। हाँ तो, हाँ तो इससे क्या होगा। अगर आपने एक भी जुमला लिखो तो अपने आप से सवाल पूछो, हाँ तो इससे क्या होगा, फिर आपको खुद डिक्लेयर होगा हाँ इससे ये होगा, तो ये लिख दो। और एक सेंटेंस में सिर्फ एक पॉइंट लिखोगे, सारे पॉइंट्स का मिक्सचर नहीं कर दोगे। एक सेंटेंस में सिर्फ एक पॉइंट, खत्म। ठीक है। व्यू ए और व्यू बी। व्यू ए का सिर्फ एक डेवलप, कितना आसान है यार ज्योग्राफी पेपर। अगर सिर्फ एक डेवलप पॉइंट लिख दो ना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। डेवलप पॉइंट 2 से 3 लाइनों में आ जाए, सिर्फ एक डेवलप पॉइंट में आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। और दूसरा डेवलप अगर करोगे, व्यू बी का भी डेवलप कर दिया, तो हो जाएंगे 4 मार्क्स। फिर आपको 5वां मार्क मिलेगा एग्जाम्पल का, और छठा मार्क मिलेगा कंक्लूजन का। पर आपको 5वां और 6वां मार्क जब तक नहीं मिल सकता जब तक आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो व्यू ए या व्यू बी में से किसी को भी, वो जरूरी नहीं है, आप पहले व्यू बी को एक्सप्लेन कर दें और 2 बातें लिखें। 2 व्यू बी के बारे में बातें लिखें, 2 व्यू ए के बारे में बातें लिखें। पर एग्जाम में करता चेक एक एक बात है बस। एग्जाम में चेक करता है, अगर आपने एक बात सही लिखी है, डेवलप लिखी है, तो ठीक है, इसको 3 मार्क्स दे दो। अच्छा, दूसरे व्यू की भी सही बात लिखी है, चलो इसको 4 मार्क्स दे दो। तो एग्जाम में तो आपका ऐसे चेक कर रहा होता है। इतना आसान है। सिर्फ एक डेवलप पॉइंट लिखना है, इसमें और कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सिंपलिस्टिक पॉइंट लिख दो, मतलब आपने सोचो आपने 6 सिंपलिस्टिक पॉइंट लिख दे व्यू ए के, 6 सिंपलिस्टिक पॉइंट लिख दे व्यू बी के, मार्क्स आपको मैक्सिमम 2 मिलेंगे, इससे एक नंबर आपका एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। अगर आपने सिर्फ सिंपलिस्टिक बातें करी हैं, आपने पॉइंट को डेवलप नहीं करा हो, तो पॉइंट की डेवलप के मार्क्स हैं। और डेवलप कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी मैं सिखा देता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं। व्यू ए कह रहा है एक्सपेंडिंग मरीन फिशिंग इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। व्यू बी कह रहा है, हाँ हाँ, मैंने आंसर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लें। व्यू ए कह रहा है एक्सपेंडिंग मरीन फिशिंग इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। व्यू बी कह रहा है एक्सपेंडिंग फिश फार्मिंग इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान। तो व्यू ए कह रहा है कि मरीन फिशिंग को अगर आप इंप्रूव करो तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतरीन होगी। व्यू बी कह रहा है नहीं, फिश फार्मिंग करो, फिश फार्मिंग से इंप्रूव होगी। तो बताए मरीन से क्या होगा। मरीन का कैच सबसे ज्यादा होता है, मरीन का कैच ज्यादा होगा, जिससे आपकी लोकल डिमांड भी पूरी होगी, और इससे आप एक्सपोर्ट करके, ज्यादा एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी ज्यादा कमा सकते हो। पर मसला लिख लो इसका एक। अच्छा, एक और अच्छा सवाल पूछते हैं कि सर हमें फॉर एग्जांपल व्यू ए से अग्री करना है, तो क्या हम व्यू ए के 2 एडवांटेजेस, व्यू बी के 2 डिसएडवांटेज लिखें। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मसला नहीं इसके अंदर। आप कुछ भी कर सकते हो। आप व्यू ए का एक फायदा एक नुकसान, व्यू बी का एक फायदा एक नुकसान, ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं। व्यू ए का फायदा व्यू बी का फायदा, तो भी कोई मसला नहीं। आपको डिस्कस करना है, यहाँ पर कह रहा है ना, गिव रीजन सपोर्ट आंसर एंड रेफर टू एग्जामिनेशन, यू शुड कंसिडर व्यू ए एंड व्यू बी। सिर्फ कंसिडर करने का बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि आपको किसी तरह करना है। आपको जिस तरह भी करना हो, अपने अपने व्यूज को एक्सप्लेन कंसिडर आप कर सकते हो। एडवांस डिसएडवांटेज जो लिखना चाहो आप लिख लो, आपकी मर्जी। तो व्यू ए का कैच ज्यादा होगा, जिससे लोकल डिमांड पूरी होगी, जिससे एक्सपोर्ट होगा। और कोई फायदा नुकसान व्यू ए का बताना चाह रहे हो आप लोग तो बताओ। व्यू ए का और कोई फायदा नुकसान।
हाँ, यहाँ चैट जीपीटी बंद कर दें। अच्छा, हुसैन कह रहा है पोल्यूशन ज्यादा होगा, इससे वाटर पोल्यूशन होता है, ऑयल स्पिल का खतरा होता है, जब बोट्स वोट्स जाती हैं तो ऑयल स्पिल का भी खतरा होता है। फॉरेन एक्सचेंज का तो मैंने एक पॉइंट लिख दिया, व्यू ए के बाद, व्यू ए को डिस्कस करते हैं। और वाटर पोल्यूशन होगा, ऑयल स्पिल हो सकता है, और सपोर्ट एक को करोगे, सपोर्ट सिर्फ एक को करोगे, सपोर्ट आप दो को नहीं कर सकते। अपने जो अग्री है, जो कंक्लूजन वो आप सिर्फ एक के साथ करोगे। ओवर फिशिंग से आपकी स्पीशीज में मसला आ सकता है, मुर्तजा बहुत खूब, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ओवर फिशिंग मसला हो सकता है, बाइकैच मसला होता है। ठीक, मतलब ये तो हमारा सॉर्टेड हो गया। ए के डिसएडवांटेज लिख सकते हो सैन, बिल्कुल मसला नहीं है। ए के डिसएडवांटेज लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ये अच्छा है 6% जीडीपी। अब व्यू बी पर आ जाओ, व्यू तो हमारा सॉर्ट हो गया ना। व्यू बी पर आओ, एक्सपेंडिंग फिश फार्मिंग इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट। अब फिश फार्मिंग के फायदे नुकसान बताएं। तो एक और बात बताऊं, जो फिश फार्मिंग का एक एग्जाम्पल का एक मार्क, और एग्जाम्पल एक ही मार्क होगा, 10 एग्जाम्पल दोगे तो भी एक ही मार्क मिलेगा। पोल्यूशन वगैरह का कोई इसमें मसला नहीं होता। इट कैन मेक यूज ऑफ इनफर्टाइल लैंड विच अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर यूज। सही है, आपकी लैंड यूज में आ जाती है, पर ये भी तो सोचो लैंड जाया भी तो हो रही है। यहाँ पर आप इंडस्ट्री लगा सकते थे, पर आपने तो लैंड जाया कर दी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रूरल एरिया है, जो वहां पे जो आपके लोकल लोग हैं वहां पर उनको जॉब्स मिलेंगी। ये आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। चल, एक्सपेंसिव होता है, सही है, एक्सपेंसिव टू बिल्ड, एक्सपेंसिव टू मेंटेन। फिश के बच्चे खरीदो, खाना खिलाओ, पालो, बहुत मुश्किल है ये तो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अरीब ने अच्छा पॉइंट बोला कि ये जो ऐसे जो फिश फार्मिंग वाली फिश होती है ना, वो उनकी डिमांड ज्यादा होती है, उनकी डिमांड ज्यादा होती है तो वो बिकती ज्यादा महंगी, इससे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। चलो आप अब आंसर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू व्यू ए, marine fishing has a larger catch which can be exported to foreign countries। यहां तक मेरा सिंपल पॉइंट है, फिर मैं इसको डेवलप कर रहा हूं। लीडिंग, डेवलपमेंट आ गई, लीडिंग टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। मछलियों को बेचने से कुछ नहीं होगा, मछलियों को बेचोगे बाहर जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, से फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, ये फायदा है। नहीं साकिब, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो साकिब ने एक नया भी आया कि भाई व्यू ए के भी फायदे लिख दो, व्यू बी के भी फायदे लिख दो, कंक्लूजन में लिख दो कि भाई मुझे लगता है व्यू ए ज्यादा अच्छा है। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इतनी कंफ्यूजन, इतनी फटीक पालने की सोचो ही नहीं, कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। बस डिस्कस कर लो, जो करना कर लो, डिस्कस कर लो, इतनी सी बात है बस। तो जैसे मैंने लिख दिया भाई, मरीन फिशिंग से लार्जर कैच होगा जिससे फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोर्ट होगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, डेवलप पॉइंट। यहां पर मुझे 3 मार्क्स मिल गए। However, मैंने एक नेगेटिव पॉइंट भी दे दिया। However, marine fishing uses trawlers with gill netters. This leads to overfishing। ये एग्जाम्पल भी मेरी काउंट हो जाएगी, गिल नेटर्स। बाकी तो एग्जाम्पल मैंने आगे भी दी हुई है, कोई मसला नहीं है। However, marine fishing uses trawlers with gill netters. This lead to overfishing and bycatch, which harms the marine ecosystem and unsustainable fishing, and leads to unsustainable fishing में लिख देता हूँ, and leads to unsustainable fishing, resulting in unsustainable fishing। However, मरीन फिशिंग ट्रॉलर यूज करती है, गिल नेट टेक्निक यूज करती है, जिससे ओवर फिशिंग होती है, इससे बाय कैच होता है, जिससे मरीन इकोसिस्टम हार्म होता है और जो अनसस्टेनेबल फिशिंग को कंट्रीब्यूट करता है। तो मैंने एक नेगेटिव पॉइंट भी लिख दिया, पर मुझे यहाँ पर 3 मार्क्स ही मिलेंगे, इससे ज्यादा मुझे मार्क्स नहीं मिल सकते। एक व्यू पर 3 मार्क ही मिलेंगे।
पर अगर मेरा पहला वाला पॉइंट गलत होता तो एग्जाम में मुझे दूसरे वाले पॉइंट पर मार्क दे देता 3। अब VUP, according to VUP, fish farms gives more employment to the locals as it needs labor. For example, digging, raising fish, feeding, catching fish. Employment increases household income of locals, raising the standard of living. मैंने क्या लिखा? व्यू बी का मतलब फिश फार्म्स गिव्स मोर एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल्स। फिश फार्म ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी लोकल्स को क्योंकि इसमें ज्यादा लेबर चाहिए होता है। इसका मतलब डिगिंग के लिए, रेजिंग फिश के लिए, फीडिंग के लिए, कैचिंग फिश के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सिंपल। यहाँ पर मुझे 5 मार्क्स मिल गया एग्जाम्पल के साथ। फिर मैं से नेगेटिव दिया, हाउ इट इज ऑक्यूपाइज लैंड दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये मैंने एक लाइन ऐसे ही लिख दी। यहाँ पर मुझे 5 मार्क्स मिल चुके। अब एग्जाम में देखा मेरा कंक्लूजन, आप देख रहे हैं एग्जाम में। इन माई ओपिनियन आई अग्री विद व्यू ए as their catch is much larger, which can be used to solve food shortage in Pakistan. मेरे ख्याल से मैं इन माय ओपिनियन मैं अग्री करता हूं विद व्यू ए, as their catch is much larger, which can be used to solve food shortage in Pakistan and increasing our export. मैंने देखो फूड शॉर्टेज का नया पॉइंट दिया ओपिनियन में, ओपिनियन में कुछ और नया पॉइंट डाला करो, कोशिश करा करो। कोई नया पॉइंट आपने डाल दिया फूड शॉर्टेज का, मैंने जैसे मैंने डाल दिया, ये आपको मिल गया, आपको 6 मार्क्स। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है इसका? अब क्लियर है आपको 6 मार्क है। और कितना आसान है देखो, शुरुआत अकॉर्डिंग टू व्यू ए, अकॉर्डिंग टू व्यू बी, इन माय ओपिनियन, बस ऐसे। अब पैराग्राफिंग भी जरूरी नहीं है, एक पैराग्राफ में भी सब डाल सकते हो, पर अच्छा लगता है कि अगर आप पैराग्राफिंग कर दो, 3 पैराग्राफिंग कर दो, कोई जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इजी। एक सेकंड में इंसर्ट खोल दूं। फोटोग्राफ ऑफ अ कैश क्रॉप फार्म। अच्छा एग्जाम्पल क्या था इसमें? रेजिंग फिश, जी 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 जी। एग्जाम्पल मैंने लेबर की डाल दी ना, आपको लेबर किस लिए चाहिए होता है? डिगिंग, रेजिंग फिश, फीडिंग के लिए, या गिल नेटर्स। A photograph of a cash crop farm in Pakistan. वाह, देखिए बगैर मुर्तजा कैसे बता रहे हो, ये भी तो एक मसला है। और आप देखे बगैर ही मुझे जवाब दे रहे हो। तो ये राइस की फसल है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें बंस बनाए हुए हैं, अगर आप देख रहे हो ना, ये बंस बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख लो पानी पानी, फ्लडिंग करी हुई है इसमें। ये पास पेपर है विंटर 2025, सबसे लेटेस्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइस। आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ द कैश क्रॉप फार्म शोन। 2 फीचर्स बताएं, क्या दिख रहे हैं आपको? नहीं सैन, लार्ज लैंड और इरिगेशन, या आप बंस भी लिख सकते थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बंस लिखा है, ये भी लिख सकते थे। स्टेट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का फायदा नुकसान, ट्यूबवेल का फायदा नुकसान। चलें ट्यूबवेल। रिलायबल वाटर सप्लाई, रिलायबल वाटर सप्लाई और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट।
या नीड फ्यूल या एक्सपेंसिव, कुछ भी लिख लें। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है भाई, मुझे बताएं। सबसे पहले क्या होता है? हार्वेस्टिंग होती है, प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, थ्रेशिंग होती है। सबसे पहले होती है प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब होता है फसल को नरम करना। फसल को नरम करने को आप कहते हो प्लोइंग। जब आप सॉइल को अपसाइड डाउन करते हो, जब आप सॉइल को अपसाइड डाउन करते हो उसको आप कहते हो प्लोइंग। अच्छा, दूसरे पर क्या होगा? सोइंग। इरिगेटिंग, इरिगेटिंग के बाद क्या होगा? हार्वेस्टिंग। इसके बाद क्या होगा? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? जब आप मारते हो, पुराना, जब अगर आप ओल्ड फार्मर हो, कोई पूर्व फार्मर हो, तो आप मारोगे और उसको आप उसके सीड को उसके कवर में से आउटर लेयर में से उसको अलग करोगे। छिलके को उसके बीज में से अलग करोगे। आइडेंटिफाई, सॉरी, एक्सप्लेन टू ह्यूमन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान। दो ह्यूमन फैक्टर्स बताओ दैट कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन पाकिस्तान, जो क्रॉप के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो यूज ऑफ फर्टिलाइजर। दूसरा आप लिख सकते हो यूज ऑफ मशीन्स। बिल्कुल। फर्टिलाइजर से क्या होगा? क्रॉप की यील्ड ज्यादा होगी। क्रॉप की यील्ड ज्यादा होगी और क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी। कम जगह में ज्यादा क्रॉप ग्रो होगी। मशीन से क्या होगा? मशीन से एफिशिएंट काम होगा, जल्दी काम होगा, टाइम सेव होगा। A bar graph showing information about the number of livestock reared in different provinces in Pakistan. अच्छा भाई, सिंध में है शीप 4। अच्छा, सिंध है ये। अच्छा, शीप में सिंध में नहीं बनाया हुआ तो मैं बना देता हूँ। इस तरीके से हमने बना दिया। सिंध में हमने बना दी। इसको हम कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। और सिंध की जो की बनी हुई उसी तरह हम की में बना देंगे। और बलूचिस्तान, शीप ही है 14। अच्छा, 14 का मतलब रोके, मैं स्केल से अच्छे से बना देते हैं। मतलब ये, ठीक है, ये हमने बना दिया 14। तो इसको थोड़ा सा हम कलरिंग कर देंगे। तो इसे ऐसी कलरिंग करेंगे कि वो की से थोड़ी सी मैच हो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमें 2 मार्क्स मिल गए। आइडेंटिफाई द प्रोविंस विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोट्स। सबसे ज्यादा गोट कहाँ पर है भाई? सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ है भाई? किस प्रोविंस में? गोट्स में देखें, पंजाब। डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर कीपिंग बफेलो। डिस्क्राइब 2 फैक्टर नेसेसरी फॉर कीपिंग बफेलो। 2 फैक्टर बताएं। मिल्क नहीं अड़ी, मिल्क नहीं, फैक्टर पूछ रहा हूं। वाटर और फ्लैट लैंड। दे लव वाटर, बिल्कुल।
स्टेट थ्री यूजेस ऑफ बफेलो प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, ऐसा डिस्क्राइब करना तो थोड़ा सा आप लोग लिख देना, वाटर क्यों चाहिए होता है, फ्लैट लैंड क्यों चाहिए होती है, बस। स्टेट थ्री यूजेस, स्टेट का मतलब होता है सिर्फ लिख कर छोड़ दो, डिस्क्राइब का मतलब होता है थोड़ा सा बताओ। हाँ, फॉर्डर भी आप लोग लिख सकते हो, इसका बिल्कुल फॉर्डर भी लिख सकते हो। मिल्क, एक मिल्क, मीट, हाइड, हाइड मीन्स स्किन, लेदर, मिल्क, मीट, बिल्कुल सही है। योगर्ट वगैरह ना लिखें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। मिल्क, मीट, हाइड। नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं। पार्ट डी आ जाए। पार्ट डी क्या कह रहा है, स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू improve द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मर, जो छोटा फार्मर है, उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है सस्टेनेबल तरीकों से काम करने की। अच्छा। ये कह रहे नहीं भाई, कैश क्रॉप के पास ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप किस बात से अग्री करते हो वो आपके ऊपर है, हमें डिस्कस करना है। तो मुझे बताएं, व्यू ए का फायदा नुकसान कुछ भी, व्यू ए से हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, पहले बताएं कैसे कर सकते हैं, फिर मुझे बताइए कैसे नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? तो स्मॉल स्केल फार्मर क्या यूज करता है ऐसी चीजें जो आप बोलोगे हाँ भाई ये सस्टेनेबल है? नहीं, स्मॉल स्केल फार्मर यूज क्या करता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है स्मॉल स्केल फार्मर? स्मॉल स्केल फार्मर सबसे पहले तो काउ डंग यूज करता है एज मेन्योर, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है आपके सॉइल के लिए। फर्टिलाइजर आपकी सॉइल को खराब करता है। और थोड़ा सा सस्टेनेबल की तरफ जाना है। थोड़ा सा आप ऐसे ना बोले सिर्फ स्मॉल स्केल फार्मिंग मेथड्स ना बता दें, आप तो उसको सब्सिस्टेंस से लिंक करने वाले पॉइंटर्स बताएं। तो मैंने एक बताया कि भाई काओ डंग एज मेन्योर यूज करता है ये, मतलब फर्टिलाइजर तो यूज करता नहीं है, जिसका एक ही फायदा है, ये एक अच्छी बात है। मुर्तुजा व्यू ए कह रहा है कि स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग के पास ज्यादा पोटेंशियल है कि वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकता है। व्यू बी कह रहा है कि नहीं, कैश क्रॉप फार्मर जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से कर सकता है। तो कौन सबसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से कर सकता है और कौन करता है वो लिखना है। सबसे पहले तो काउ डंग एज मेन्योर यूज करता है ये, जिससे आपकी सॉइल लंबी चलती है। फर्टिलाइजर आपकी सॉइल को, शॉर्ट टर्म के लिए फर्टिलाइजर बहुत वीआईपी होता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान नुकसान होता है। बस साकिब आप इसको सब्सिस्टेंस से कैसे कनेक्ट करोगे? इसको आप सब्सिस्टेंस से कनेक्ट करना मुश्किल होगा ना, जो आप पॉइंट कह रहे हो। और क्या हम पॉइंटर्स लिख सकते हैं अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग का? ये कौन से ऐसे मेथड यूज करता है जो सब्सिस्टेंस नहीं होते, जो सस्टेनेबल नहीं होते? ये ओल्ड टेक्निक्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करता है। इसकी ग्रोथ नहीं होती इतनी, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, आउटपुट कम होता है, बिल्कुल हानिया, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल साकिब, साकिब ओल्ड टेक्निक है ना, पानी ज्यादा दे देगा, ट्रेडिशनल टेक्निक है, इतना स्किल नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, मॉडर्न नॉलेज नहीं है। मतलब वो पुराना इलिटरेट फार्मर तो ये सोचता है अगर ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा अच्छी क्रॉप ग्रो होगी। अब व्यू बी पर आ जाओ। व्यू बी क्या कह रहा है, कैश क्रॉप फार्मर। कैश क्रॉप फार्मर लिखूंगा, हाँ ये वीआईपी है। क्यों वीआईपी है ये, और क्यों नहीं है ये वीआईपी, ये भी बता दो। क्यों नहीं है वो तो मेरे ख्याल से अयान ने अभी हमें एक पॉइंट बताया कि ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है। और केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है आपको पता है? वाटर पोल्यूशन। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाला, उसके बाद आपने कर दी इरिगेशन, आपने पानी डाल दिया, वो सारा पानी फर्टिलाइजर के साथ समय चला जाएगा रिवर में। रिवर में जब कांटेक्ट होगा फर्टिलाइजर और पानी, तो उस रिवर के ऊपर जम जम जाएगी एल्गाए।
जब एल्गाई जम जाएगी तो वो सनलाइट और ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगी फ्रॉम 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 एंटरिंग द रिवर, उससे फिश का मसला होगा। मरीन लाइफ जो मरीन सॉरी इक्वेटिक लाइफ आपकी हार्म होगी इससे। तो केमिकल फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन होगा, तो भाई ये तो अच्छा नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, और कुछ इसका फायदा नुकसान और कुछ बता दो। आप इसके दोनों नुकसान भी लिख सकते हो या दोनों फायदे भी लिख सकते हो, एक तो हमने नुकसान लिख लिया। ये इरिगेशन वगैरह करेगा, ये HYV सीड यूज, इरिगेशन को छोड़ो HYV सीड पे आ जाओ। ये HYV सीड यूज करेगा, ये HYV सीड यूज करेगा तो हाई यील्ड वैरायटी, इतनी सी जगह में ज्यादा आउटपुट निकलेगा। कितनी अच्छी बात है, आपका आउटपुट ज्यादा होगा, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। सस्टेनेबल नहीं है तो और क्या है। तो HYV यूज करने से तो उसका आउटपुट बढ़ेगा, ये फायदा लिख सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब आ जाओ मेरे आंसर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू व्यू ए, स्मॉल स्केल फार्मिंग, अच्छा इससे सीखना है, इससे सीखना है मैं पॉइंट को कैसे डेवलप कर रहा हूं। मैं पॉइंट की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करता हूं, सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर मैं उसको डेवलप कर रहा हूं। ये सीखना लाजमी है, अगर ये यहां से सीख कर नहीं जा रहे तो फिर इशू है, तो फिर एक मसला है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्यू ए, स्मॉल स्केल फार्मिंग यूजेस नेचुरल मिन्योर एज फर्टिलाइजर विच नरिशेस द सॉइल। ये क्या यूज करता है, नेचुरल मिन्योर यूज करता है एज फर्टिलाइजर विच नरिशेस द सॉइल while keeping the soil natural and fits for longer period of time। और कितना डेवलप करूं और क्या करूं। अकॉर्डिंग टू वी स्मॉल स्केल फार्मिंग यूजिंग नेचुरल मैन्योर, यहां तो एक्स फर्टिलाइजर विच नरिशेस द सॉइल, यहां तक सिंपलिस्ट स्टेटमेंट है, मैंने कोई डेवलप नहीं करा। while keeping the soil natural and fits for longer period of time, डेवलप कर दिया। however, moreover लिखा होगा, moreover as this farming uses traditional methods, moreover as this farming uses traditional methods such as desi variety of seed which results in low yield, Allah, low yield per field leading to food shortage। सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कैसा, पहले एक फायदा लिख दिया उसके बाद नुकसान लिख दिया कि क्या होगा। फार्मिंग यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि देसी वैरायटी ऑफ सीड, सिंपलिस्टिक पॉइंट पे डेवलप करते हैं विच रिजल्ट्स। अपने आप से सवाल पूछा मैंने, हाँ तो अरसलान इससे क्या होगा, देसी वैरायटी ऑफ सीड यूज करने से क्या होगा। ये होगा कि इससे लो झील निकलेगी, जिससे फूड शॉर्टेज होगी। समझे। However, according to view B, however, according to view B, cash crop farmers uses machines such as tractor, which is efficient and saves times of work. However, according to view B, cash crop farmer machine use करता है such as tractor, simplistic point, which is efficient and saves time of work, time बचत। Moreover, use of fertilizer before irrigation leads to water pollution. Example, eutrophication. This results in the growth of algae on river, which harms the aquatic life। कैसे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कितने सिंपल तरीके से। हुसैन ये लिंक है, सेविंग टाइम इज लिंक टू सस्टेनेबल। In my opinion, I agree with view B as cash crop uses modern method and techniques that can lead to more sustainability, also reduces food shortages। मैं व्यू बी के साथ अग्री हूं क्योंकि कैश क्रॉप जो है, जो मॉडर्न मेथड यूज करता है, मॉडर्न टेक्निक यूज करता है, जो ज्यादा सस्टेनेबल है मेरे हिसाब से, और फूड शॉर्टेजेस को भी कम कर सकती हैं। सिंपल। दो
व्यू ए की डेवलप पॉइंट, दो व्यू बी के डेवलप पॉइंट, बीच में एग्जाम्पल, यहाँ पर कंक्लूजन। इट्स सो सिंपल। एग्जामिनर आपका एक एक चेक करेगा, पर मैं आपको हमेशा से मैं रिकमेंड करूंगा आप दो दो लिखो, अगर एक गलत हो तो दूसरा बचाने के लिए तो। क्वेश्चन नंबर 3, a map showing average January temperature in southern western Pakistan, identify the temperature range। ठीक है, बताएं क्या होगा। क्या कह रहा है, चगाई और कराची। चगाई क्या है, चगाई कितना है टेम्परेचर, टेम्परेचर रेंज चगाई की। चगाई है ना। और कराची, तो कराची 15 प्लस, 15 प्लस, मुर्तजा नहीं 15 प्लस। चगाई है ये थर्ड वाला, थर्ड वाला 5 to 9, और कराची है फर्स्ट वाला 15 प्लस। चगाई है 5 to 9, कराची है 15 प्लस। आइडेंटिफाई द टेम्परेचर रेंज दैट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया कौन कवर कर रहा है मुझे बता दें। 10 to 14। एक्सप्लेन टू फैक्टर दैट कॉजेज डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। एक्सप्लेन टू फैक्टर दैट कॉजेज डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों आता है बिटवीन लो लैंड कोस्टल एरिया हाई लैंड, कुछ भी हो, ये आगे का तो पढ़ना ही नहीं है। क्या लिख देंगे हम, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड क्या, जितना आप ऊपर जाओगे उतना एयर थिन होगी, लेस डेंस होगी, तो वो उतनी हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। उतनी हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी हीट, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा। जितना ऊपर जाओगे उतनी हवा पतली होगी, जितनी हीट कम एब्जॉर्ब वो करेगी उससे टेम्परेचर कम होगा। ये एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड एंड एंगल ऑफ सन, जितना आप इक्वेटर के करीब होगे उतना टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपको ये भी बात पता है। क्योंकि जितना आपका एंगल कम बनेगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर कम होगा। क्योंकि क्योंकि सन की रेज एंगल कम है, इसका मतलब सन की रेज डायरेक्टली हिट होगी आपके ऊपर। सन की रेज डायरेक्टली हिट होगी आपके ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना सन की रेज ज्यादा स्लांट होगी, टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, जिसकी वजह से हीट लॉस होगा, और हीट लॉस की वजह से टेम्परेचर कम होगी। सिंपल। सजेस्ट हाउ रेनफॉल कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। हाउ रेनफॉल कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। किसी को कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी। अयान, अब्दुल्ला, आमना। आमना आपको क्लियर है चीजें। अनीका, अरीब, आयशा, आयशा, अयान, दुआ, हानिया, हानिया, हुसैन, इसरा, जवेरिया, इबान, माज, मुर्तजा और बाकी सारा, सुमैका। सब क्लियर है सबको, जिनका नाम नहीं भी लिया वो भी बोल लें। कोई क्वेश्चन तो नहीं। आमना आपका जवाब नहीं आया।
जवेरिया बेहतरीन, बेहतरीन बेहतरीन। चलो, कम्युनिकेशन कैसे डिस्टर्ब होगी? रेनफॉल से, मुर्तजा ने बता दिया। सिग्नल टावर्स डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्बटेड ड्यू टू रेनफॉल। ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्या मसला होगा? ट्रांसपोर्टेशन में मसला होगा, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगी। पीपल को क्या होगा? जाके बहुत कुछ। लोगों को क्या मसला होगा? अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से रोड्स भर सकते हैं, रोड्स पर पानी आ सकता है, रोड्स फ्लड हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बीमारियां फैल सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। मलेरिया सही है। A pie chart showing the main sources of renewable। अच्छा, एक और बात बता दूं, सजेस्ट में सिर्फ पॉइंट को लिखना है, सजेस्ट में सिर्फ पॉइंट को लिखना है, एक्सप्लेन में पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सजेस्ट में सिर्फ पॉइंट को लिखते हैं, एक्सप्लेन में पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं पूरी तरीके से। सजेस्ट में सिर्फ पॉइंट को लिखना है, पॉइंट को लिखकर छोड़ दो बस, तीन चार अल्फाज, दो अल्फाज, एक अल्फाज में लिखकर छोड़ दो। सजेस्ट में तीन अल्फाज लिखो, स्टेट में तो बाकायदा एक अल्फाज लिखो बस। तो हाँ, सजेस्ट में डेवलप नहीं करते, सजेस्ट में तो तीन अल्फाज लिख लो, चार अल्फाज लिख लो, लिखकर छोड़ दो। सबसे छोटा होता है स्टेट, स्टेट में एक अल्फाज, सजेस्ट में तीन चार अल्फाज लिख लें, डिस्क्राइब में एक लाइन लिख दें, एक डेढ़ लाइन लिख दें, एक्सप्लेन में जरा उसको घर तक छोड़कर आए, एक्सप्लेन में जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। देखो, मैंने एक्सप्लेन में बड़ी मेहनत से आपको समझाया, सजेस्ट में मैंने आपसे बात ही ज्यादा नहीं करी। बस सिग्नल टावर डिस्टर्ब होगा तो होगा, खत्म। उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। स्टेट में तो सिर्फ लिख कर छोड़ना है, बस यही। ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई सवाल इसके अलावा नहीं आएगा, देख लेना। या तो आएगा स्टेट, या तो आएगा सजेस्ट, या तो आएगा डिस्क्राइब, या तो आएगा एक्सप्लेन। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। विंड 11, सोलर 3, कंप्लीट करना है। विंड 11, सोलर 3। कुछ इस तरीके से आप बना देंगे। पर आपको वो भी करना है, की करना पड़ता है। की नहीं बोलना, की बड़ा लाजमी। विन की लंबी लंबी लाइनें हैं, और सोलर का है क्रॉस। ठीक है, 2 मार्क्स मिल गए। सजेस्ट गिव रीजंस व्हाई पाकिस्तान यूजेस, गिव में भी थोड़ा सा गिव रीजन बोलना है ना, तो थोड़ा सा आप इसको एक लाइन में बता दें। गिव रीजन व्हाई पाकिस्तान यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई पाकिस्तान यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी क्यों यूज करते हैं हम? नो कार्बन एमिशन, और नो नीड ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मसला नहीं होता, मेंटेनेंस कॉस्ट चीप होती है, ठीक है मुआज, सस्ती पड़ती है, पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, फिर लॉन्ग टर्म में आपका
फायदा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, बिल्कुल। पोल्यूशन नहीं होता, कार्बन इमिशन होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। पाकिस्तान ज्योग्राफी सपोर्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी, पर ये नहीं लिखना पाकिस्तान ज्योग्राफी सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे इनवैलिड है। थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करनी, एवरी वन कैन अफोर्ड, नहीं भाई, जरूरी नहीं है। विंड एनर्जी मैं कैसे अफोर्ड करूं? मैं क्या पूरी विंड टरबाइन लगा दूं, विंड मिल लगाऊं? ये तो नहीं हो सकता। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टाइडल पावर। बस मुर्तजा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टाइडल पावर। टाइडल पावर से बिजली कैसे बनती है? अब नया शौक आया भाई, टाइडल से भी बिजली बनानी है हमें। हाँ हाँ हाँ, कह के मैं न्यूक्लियर खोल लूं, न्यूक्लियर प्लांट लगा लूं, फिर जो हमले कर रहे हैं वो यहाँ पर भी हमले कर लें, तो पढ़ाएगा कौन पाकिस्तान स्टडीज? तो पास में सेशन का क्या होगा? हाँ, क्या है भाई? टाइडल पावर। टाइडल पावर से बिजली कैसे बनेगी? बहुत आसान। टाइडल पावर से बिजली ऐसे बनेगी कि सबसे पहले तो आपको टरबाइन लगाने पड़ेंगे। डैम नहीं है ये, डैम नहीं है ये, एचईपी नहीं है, ये टाइडल है। टाइडल आपकी होती है वहां पर समंदर में। तो सबसे पहले तो आपको टरबाइन लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, नहीं टाइडल, समंदर में टरबाइन लगाओगे। अब टरबाइन क्या होगा? वाटर के प्रेशर की वजह से, हालांकि साके मेथड बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम ही है। वाटर के प्रेशर की वजह से टरबाइन मूव होगा, टरबाइन मूव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी वो जनरेटर को देगा, जनरेटर क्या करेगा, उसको पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। खत्म हो गई बात। टरबाइन लगाओगे, वाटर के प्रेशर की वजह से टरबाइन मूव होगा जिससे काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेटर को जाएगी, जनरेटर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इजी, खत्म हो गई बात। टरबाइन, TURBIN, एनी। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। अच्छा, आगे बढ़ गए। कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। पाकिस्तान ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी इज ड्रिवन बाय, अच्छा ये उसे कुछ नहीं, थर्म, एक सेकंड, हुसैन ने बहुत बुरी बात कर दी, उसका हम जवाब देते हैं। थर्मल तो बेटा, थर्मल तो अलग चीज होती है ना, थर्मल तो कोल ऑयल गैस को जलाने से यूज होता है। वो तो जलाओगे पे स्टीम बनेगी, पे स्टीम से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। और विंड से तो टरबाइन मूव होगा, और पे वेव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी इज ड्रिवन बाय डैश ग्रोथ, डैश ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Electricity can be generated in dash power station by burning coal oil, thermal, coal oil or gas. It can also be generated using renewable sources such as solar, dash and wind. रिन्यूएबल कौन सा है? क्या इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है, क्या गैस रिन्यूएबल है, क्या जियोथर्मल रिन्यूएबल है, क्या पोल्यूशन है सिस्टम में? जियोथर्मल। पार्ट बी, इलेक्ट्रिसिटी generated from renewable energy sources will be sufficient to support future sustainable development paths.
भाई कहना भाई इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी से हो रही है वो विल बी सफिशिएंट टू सपोर्ट फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्क्स। क्या ये ऐसा है? क्या रिन्यूएबल से आप पूरा रिलाय कर सकते हो रिन्यूएबल के ऊपर क्या नहीं? क्या आप पूरा रिलाय रिन्यूएबल के ऊपर कर सकते हो कि नहीं? और क्यों कर सकते हो? करो ना यार, सस्टेनेबल सस्टेनेबल नहीं है ये, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नो कार्बन एमिशन, कोई कार्बन एमिशन ही नहीं होता, क्लीन एनर्जी है भाई। भाई सोलर लगाओ ना, आप क्या मसला है आपके पास, सोलर लगाओ। 300 दिन आता है आपका, सनी डेज होता है, लगाओ। पाकिस्तान का पोटेंशियल कितनी है, लगा दो आप। विंड लगा दो, विंड लगाओ, बेहतरीन मौका। 1000 किलोमीटर का आपके पास वो है, कोस्टल एरिया, बड़ी हवा चलती है वहां पे, लगा दो विंड, विंड टरबाइन लगा दो। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। हाँ पे दूसरे पास नहीं नहीं यार, लगा ही नहीं सकते हम, कैपिटल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसे का तो वांडा है, पैसे के तो मसले हैं। पैसा नहीं है यार, बहुत मुश्किल है। अरे टेक्नोलॉजी कौन लाएगा? ये तो अभी सोलर की टेक्नोलॉजी आई है, विन विन की थोड़ी आई है। टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा स्किल लेबर है क्या? स्किल लेबर भी नहीं है। स्किल लेबर से मुराद मैं स्किल टेक्नीशियन वगैरह कह रहा हूँ, उसको छोड़ दो, टेक्नोलॉजी पर याद हो बस। टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करोगे तो आपका बीओपी नेगेटिव में जाएगा, जो बर्डन पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। और ये सब करोगे तो लैंड फॉर एग्रीकल्चर भी ऑक्यूपाई होगा, बिल्कुल। बहुत मसले हैं भाई, क्या करें, आपकी मर्जी है। सुन के टेंशन हो रही, डेट पड़ेगा बिल्कुल, ऐसा है। लोन्स लेने पड़ेंगे, फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट, पाकिस्तान लग जाएगा। अल्लाह ना करे, कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। चलो आओ, अब आंसर देखो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस क्लीन एनर्जी, साफ साफ, बिल्कुल साफ एनर्जी, विथ नो कार्बन emission which contributes in zero air pollution, making it sustainable. एग्जाम्पल सोलर पावर, बेहतरीन है सोलर, कोई कार्बन emission नहीं, सब अपने घर की छत पर लगा दो, वीआईपी, बिजली आती रहेगी, बिल नहीं आएगा। मोड़ ओवर, अरे भाई, रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायर्स नो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मींस नो प्रॉब्लम फॉर इंपोर्टिंग देम और एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम अंडरग्राउंड। कोई एक्सट्रैक्शन का, कोई माइनिंग का, किसी का कोई मसला ही नहीं होगा। इजी सीन, आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं है। प्लीज अपने माइक के म्यूट रखें। चल, हाँ बेबे, रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर needs clean water for cleaning it, as Pakistan is a water scarce country, making this unsustainable. However, renewable energy जैसे कि सोलर needs clean water for cleaning it, as Pakistan is a water scarce country, making this unsustainable. भाई ये तो बड़ा अनसस्टेनेबल है, क्योंकि सोलर को मैंने बताया, सोलर को तो आपको चाहिए होता है साफ पानी। आपको पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए उसको साफ करने के लिए, उसकी मिट्टी डस्ट को रिमूव करने के लिए। और यहाँ पर हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, यहाँ पर शहरों में पानी नहीं आ रहा, घर में पानी नहीं है, इंटीरियर सिंध में पानी नहीं है, और यहाँ पर आप सोलर को कैसे साफ करोगे? तो ये तो बहुत बड़ा अनसस्टेनेबल है। और आप छोटे स्केल पर तो चलो फिर भी कर सकते हो, अगर आप बड़े स्केल पर करो, आप अपने घर की बिजली ना बनाओ, आप शहर की बिजली बनाने का सोचो, तो अब इतने बड़े ग्राउंड में आप सोलर पैनल ही सोलर पैनल लगा दो, उसको पानी कैसे दोगे, उसकी सफाई कैसे करोगे, उसमें तो गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए होगा। ये मसला है।
Moreover, it also requires technology and expertise which Pakistan lacks, that needs to import from foreign country. Further burden on economy. Import करोगे ये वो करोगे तो economy में burden पड़ेगा. समझ में आया? ये दो नेगेटिव पॉइंट लिखे, ये दो पॉजिटिव पॉइंट लिखे, किस तरह डेवलप कर रहा हूँ इसको इसको जरा ध्यान से देख लो. सबसे पहले क्या लिखा? प्रोड्यूसेस क्लीन एनर्जी विद नो कार्बन इमिशन व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन जीरो एयर पोल्यूशन मेकिंग सस्टेनेबल. Payment renewable energy requires no burning of fossil fuel means no problem importing them or extracting them from underground. However, renewable energy like solar needs clean water for cleaning it as Pakistan is a water scarce country and making this unsustainable. Moreover, it also requires technology and expertise which Pakistan lacks that needs to import from foreign country, further burden on economy. In my opinion, we should invest more on renewable energy sources as clean energy is the future with less environmental damage. 6 out of 6. Question number 4. आंसर देख लें भाई. देख लिया भाई, आंसर देख ली. ये क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स बना रहे हैं, ब्रिकलिन इंडस्ट्री है. नहीं, मार्क्स प्लांटिंग कर रहे हैं, ये ब्रिकलिन इंडस्ट्री है. मार्क्स 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 4 और 5. दो फीचर बताओ भाई ब्रिकलिन इंडस्ट्री के, ब्रिक प्रोडक्शन के. नहीं हानिया, ये तंदूर की रोटी भी नहीं है. एक तो लेबर इंटेंसिव लिख सकते हो, चिमनी लिख सकते हो, पीछे देखो चिमनी दिख रही है, चिमनी लिख सकते हो. सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ द बिग ब्रिक प्रोडक्शन. दो एडवांटेजेस बताओ भाई फॉर द लोकल एरिया. दो फायदे बताओ ब्रिक प्रोडक्शन के, जल्दी. हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे लोगों की हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी. और दूसरी बात, ब्रिक्स, पब्लिक को ब्रिक मिलेगी जिससे वो घर वर बना लेंगे, रोड बना लें, जो बनाना हो बनाओ ब्रिक्स से. हमारा क्या जा रहा है, बनाओ. हाँ नहीं, ब्रिक की एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ब्रिक कैसे एक्सपोर्ट करोगे, ब्रिक क्यों एक्सपोर्ट करोगे? स्टेट 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान. नहीं दुआ, ये पॉइंट भी सही नहीं है क्योंकि ये लोकल पीपल के लिए कह रहे हैं. लोकल पीपल के लिए क्या फायदा होगा वो लिखना है. 3 फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन. Availability of water, availability of labor, availability of power. मार्केट, नियर मार्केट बिल्कुल लिख सकते हो. लार्ज लैंड, लार्ज फ्लैट लैंड बिल्कुल लिख सकते हो. अच्छा भाई, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करते हो या डोमेस्टिक मार्केट के लिए यूज करते हो फर्टिलाइजर? लिख सकते हो, लिख सकते हो. नियर रॉ मटेरियल से लिख सकते हो डोमेस्टिक के लिए, बट ज्यादा काम होता है डोमेस्टिक का. रिफाइंड ऑयल, चोकर. अगर इस पर कोई एक्सपोर्ट बोलता मैं उसको मारता, क्योंकि आपके पास खुद ही इतना कम है, आपके खुद ही वांडे हैं भाई. आपके पास पेट्रोल है नहीं, डीजल है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, तो आप तो भाई डोमेस्टिक में ही पूरे हो जाओ. और रिफाइंड,
तो एक्सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते। स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट, बिल्कुल। शुगर डोमेस्टिक। शुगर की अभी डोमेस्टिक की डिमांड भी बहुत होती है। उफ, फिगर। अच्छा भाई, फिगर देख लो, फिर सवाल पढ़ लेते हैं, फिर फिगर देखते हैं। स्टडी फिग 4.2, अ मैप शोइंग इंडस्ट्रियल स्टेट इन एन अर्बन एरिया ऑफ पाकिस्तान। A map showing industrial state in an urban area of Pakistan. Industrial state दिखा रहा है, ठीक है। Using fig 4.2 only, identify two features of the industrial state. दो फीचर बता दो। ये इंडस्ट्रियल स्टेट है जो ग्रे ग्रे से है ना, इसको दो फीचर बताओ। लार्ज लैंड, दूसरा नियर रेलवे, नियर वाटर बॉडी भी लिख सकते थे, बिल्कुल। नियर रोड, बिल्कुल। स्टेट है कम डायरेक्शन उनमें लेक टू द रेलवे स्टेशन। लेक से रेलवे, ये रहा रेलवे स्टेशन। डायरेक्शन बता दो उसको। नॉर्थ ईस्ट, गुड। नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट लिखो। डिफाइन द टर्म एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। भाई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? समझ नहीं आया? देखो, ये कह रहा है कि लेक से रेलवे स्टेशन कहाँ है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो लेक से, तो पूरे लेक पर हम बना देते हैं। लो भाई, आ जाओ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो लेक से रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट पर। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक सेकंड रुकना। Define the term export processing zone and name two example of export processing zone in Pakistan. Industry area designated to industries that makes product good for export. उसको फ्री जोन भी कहते हैं, उसमें कोई टैक्स वैक्स भी नहीं गवर्नमेंट चार्ज करती। नेम टू एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एग्जाम्पल बता दें। इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर गुड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल बताएं ईपीजेड की। सियालकोट, और कोई भी एग्जाम्पल बता दो। फैसलाबाद, हो गया। हाँ, हम बस शहर का नाम लिखते हैं। सियालकोट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फैसलाबाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सप्लेन टू रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इन पाकिस्तान। भाई क्यों, क्यों लगाऊं भाई मैं? क्यों बनाऊंगा ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? क्यों करूं मैं? बताओ। क्यों ही करूं मैं? क्या ही मिलेगा इससे? इससे हम करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या होगा? एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, या एक्सपोर्ट से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। मजा ही आ जाएगी भाई। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे क्या होगा? हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी।
जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बिल्कुल एम एस शिखानी, बिल्कुल। पारस, जॉब की जगह एम्प्लॉयमेंट का टर्म यूज करो, ज्यादा अच्छा है। बस एक्सप्लेन कर देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। पार्ट बी, एक्सपेंडिंग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अच्छी बात है, या कॉटेज को बढ़ाओ। भाई लार्ज स्केल बढ़ाओगे तो आउटपुट ज्यादा है, एक्सपोर्ट करोगे, क्वालिटी अच्छी होगी, बाहर वाले की डिमांड ज्यादा होगी। कॉटेज का भी फायदा बता दो। कॉटेज ना लोकल रॉ मटेरियल यूज करता है, जिससे आपकी इंपोर्ट बिल पर असर नहीं पड़ता, इंपोर्ट आपकी नहीं होती। कॉटेज में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। आपकी 65% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। जब वो रूरल एरिया में रहती है तो वहां पर ही कॉटेज इंडस्ट्री खुलेगी ना, तो वहां पर लोगों को जॉब मिलेगी, जिससे रूरल अर्बन माइग्रेशन नहीं होगी, जिससे और मसले ही नहीं होंगे। VOA का क्या लिखोगे? VOA का लिखोगे कि आउटपुट ज्यादा होगा, जिससे एक्सपोर्ट करोगे, क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे फॉरेन वाले आपकी चीज की डिमांड करते हैं। तो आ जाओ भाई, आ जाओ। पर लार्ज स्केल का बोलोगे नहीं यार, ये सारी पोल्यूशन ही इतनी करती है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सी पोल्यूशन, तो पोल्यूशन ही खत्म नहीं होता। ये मसला है इसमें, क्या समझे? कैपिटल बहुत लगता है। ला भाई, इतना तो कैपिटल ही नहीं है कि लार्ज की इंडस्ट्रियां खोल लें। स्मॉल स्केल का फायदा आ जाए। स्मॉल स्केल बोलोगे भाई लोकल रॉ मटेरियल यूज करता है, जिससे इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये होती है ज्यादातर रूरल एरिया में। रूरल पॉपुलेशन आपकी 65% होती है। 65% पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया में रहती है। नहीं नहीं, हमारा मुल्क सच में गरीब है। तो ये है। ठीक है। और जिससे रूरल अर्बन माइग्रेशन कम होगी, जो फायदा है। लास्ट क्वेश्चन, मैप ऑफ रोड नेटवर्क। ठीक है भाई। नेम सिटी Y and Z। Y and Z। Y and Z, अच्छा समझ गया ना भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सवाल था। पार्ट D। Y कोयटा, Y हो जाएगा कोयटा, और Z हो जाएगा मुल्तान। मुल्तान है। What is the approximate distance by road between Y and Z taking the shortest route? चल भाई, ये कह रहा है कि Y और Z के दरमियान डिस्टेंस कितना है। निकाली मैंने अपनी रूलर, ये रखा यहां पर। अप्रोक्सीमेटली मुझे जो समझ में आ रहा है, वो आ रहा है कि इन दोनों में डिस्टेंस है तकरीबन 4.6, 4.67 आ रहा है कुछ। 4.7 लिख देते हैं। एक सेकंड। 4.7। अब मैं समझाता हूँ ये करेंगे कैसे। 4.7 है। बायो जेड का डिस्टेंस बोल रहा था ना, हाँ। तो ये 4.7 है, और ये की दी हुई है भाई। तो हर सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख दो 470 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हमारे हिसाब से। नहीं, रोज पर स्केल में क्यों रखूं, डायरेक्ट ही मेजर कर लेना, अप्रोक्सीमेट बोला हुआ है ना ये। रोड पर मेजर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा, 490 आ जाएगा, एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है कहाँ, बस यही तो है। सीधे की जगह ये थोड़ा सा यूं आ रहा है। अप्रोक्सीमेट को उसने अल्फाज तभी यूज करा हुआ है। और ऐसे वो कभी भी ऐसे मेजर करने के लिए नहीं देता, वो सिर्फ सीधा सीधा मेजर करने के लिए देता है। 4.7 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा था, और इसने बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है।
Suggest two factors that can affect the development of road in Pakistan. दो फैक्टर बताएं जो डेवलपमेंट ऑफ रोड को अफेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग एक तो हो गया, दूसरा रगड़ लैंडस्केप। थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। चलो भाई, एक तो था लैंडस्लाइडिंग, दूसरा था रगड़ लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं। एयर ट्रेवल, हवाई जहाज का फायदा क्या है? हवाई जहाज का फायदा, क्विक, क्विक की जगह फास्ट लिखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव, बहुत महंगी टिकट होती है भाई इसकी। रेल का फायदा क्या है? सेफ, सेफ भी लिख सकते थे, सेफ भी लिख सकते थे बिल्कुल। रेल स्लो, डिसएडवांटेज में स्लो लिख सकते हो, एडवांटेज में क्या लिखोगे? रेल चीप, सस्ती होती है भाई। वन मेड में एयरपोर्ट इन पाकिस्तान हैव बीन इम्प्रूव। अल्लाह, आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट देखे? क्या हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या क्या गवर्नमेंट ने कर दी है? डिस्क्राइब वन वे इन विच एयरपोर्ट इन पाकिस्तान हैव बीन इम्प्रूव फॉर पैसेंजर्स। डिस्क्राइब वन वे इन विच पाकिस्तान हैव बीन इम्प्रूव फॉर पैसेंजर, बताएं। मोर रनवेज, बेटर लाउंज, भाई लाउंज फैसिलिटी अच्छी कराएं। चलो भाई, अब सबके दिल की बातें आ गई। कन्वेयर बेल्ट फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोर बेटर इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट? इक्विपमेंट नहीं लिख सकते। बेटर एयर कंडीशनिंग, हाँ लिख सकते हैं। फ्री के 2 मार्क्स दोबारा देने को तैयार। अच्छा, पेशावर के एयरपोर्ट और अच्छा है। इट्स नॉट गुड। वो बहुत सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का नहीं बोला, अच्छा है, अच्छा बना हुआ है। अच्छा, कि पेशावर के एयरपोर्ट को देखना पड़ेगा। बेहतरीन। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन ही तो है, बस ये खत्म। ये रहा खत्म। इस्रा कह रही है कि वह उम्रा करके आई इस्लामाबाद एयरपोर्ट की और मेरी खजूर चोरी हो गई। दे टुक द बॉक्स। पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खजूर ही चोरी हो गई उमड़ा, उमड़ा वाले की। चल, अल्लाह का शुक्र है मैं। अल्लाह इसरा, ये देखें, अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए। चल, 2016 में 64, 17 में 67। 16 में 64, 164। 17 में 67। 67 का मतलब 68 यहाँ पर, ये आएगा 67। इसे इसे कर दिया, 2 मार्क्स मिल गए। डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन इन पाकिस्तान। चले भाई बताएं, डिस्क्राइब करें भाई ट्रेंड को। इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हुआ था 2014 से 2015 में, बाकी आपका इंक्रीज ही हो रहा है। चलो अब तो हो गया।
तो ये इंक्रीज हो रहा है, लिख दोगे इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा इंक्रीज 2021 में था, सबसे लोवेस्ट 2015 में था, बस ये दो तीन बातें लिख दोगे। 2015 में कितना रिड्यूस था, जरा एक अमाउंट भी लिख दोगे ना तो अच्छा। नहीं, सबसे लोवेस्ट था 2011 में, जब था 52, 54, 55। और एक डिप आया था 2014 से 2015 में। और कितना डिप आया था ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। बस थोड़ा सा डेटा का यूज करना है, क्योंकि कैबिनेट यूजिंग फिक्स 5.2। नहीं है मैडम, आप ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे। पर आपको सिर्फ ये नहीं लिखना सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, आपको ना थोड़ा फिगर की यूज करना है। कितना हो रहा है, कितने से बढ़ रहा है, हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, कब कम हुआ, कितना कम हुआ, थोड़ा सा फिगर का यूज करके करोगी तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन टू रीजन व्हाई इंटरनेट प्रोविजन अक्रॉस पाकिस्तान इज अनइवन। कि क्यों भाई पाकिस्तान में जो ये इंटरनेट है वो अनइवन क्यों है, ऐसा क्यों है बताएं। अनइवन क्यों है पाकिस्तान में? क्योंकि रिमोट एरिया तक तो आप पहुंचा ही नहीं सकते। और रगेड, और जहाँ रगेड लैंडस्केप है वहां पर भी आप वायर्स नहीं बिछा सकते हो, और रिमोट एरिया में पहुंचाना मुश्किल होता है, वीक सिग्नल्स होते हैं, अनडेवलप्ड है रूरल एरिया, इसलिए वहां पर ये सारी सब चीजें पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये लिख सकते हो, रिमोट एरिया और रगेड लैंडस्केप। एक्सप्लेन कर दो। आखिरी क्वेश्चन, रिलायबल इंटरनेट प्रोविजन अक्रॉस ऑल ऑफ पाकिस्तान वुड मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। ध्यान से सुनना, अगर आप रिलायबल इंटरनेट प्रोविजन दो पूरे पाकिस्तान में, उससे एजुकेशन बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो हमें पता नहीं, हमें तो बताना है कि बढ़ेगी। पॉसिबल क्या है भाई, सबसे पहले पॉसिबिलिटी बताओ। पॉसिबिलिटी बताओ चलो। इंटरनेट सर्विस प्रोविजन से एजुकेशन बढ़ेगी। ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे। अब देखो, अगर कोई गांव में बच्चा बैठा हुआ है, उसको पढ़ना है पीएचडी, उसको करना है पाकिस्तान स्टडीज, ले लेगा ना लेक्चर यहाँ पर, पढ़ाई कर लेगा, वीडियोस देख लेगा, लेक्चर्स ले लेगा। कोई टेंशन ही नहीं होगी। इतना आसान है। हेल्थ केयर की बात कहाँ से आएगी, एजुकेशन की बात है, हेल्थ केयर की बात नहीं करो, सिर्फ एजुकेशन की बात करो। ये देखो हमारे पास कश्मीर से क्लास ले, तो सर ये, तो भाई पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन और इंटरनेशनल कोई कोर्सेज भी अगर आप करना चाहो तो इंटरनेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हो भाई। बस बस हुसैन, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू, और चीप होता है ना भाई, और ये चीप है बाकायदा। ऑनलाइन का सेटअप करना, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना ज्यादा चीप है। बानस्बत बड़ी बड़ी स्कूलें आप खोलो तो गवर्नमेंट को सस्ता भी पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये चीप भी पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दे। हाँ बिल्कुल है, ऐसे ही है। और और बड़ी बड़ी स्कूल्स उसको महंगी पड़ेगी गवर्नमेंट को ही, गवर्नमेंट का ही फायदा है इसमें। प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको लगता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने से क्या एजुकेशन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, हो सकता है ना बढ़े। लोगों की सोच ही अलग हो, लोग बोले भाई एजुकेशन, अरे चल एजुकेशन फजूल है, एजुकेशन छोड़ो, एजुकेशन हम नहीं करते, हम अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं। हम बच्चे को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं, बच्चे को बोलते हैं भाई पैसा कमा, इनकम कमा, पढ़ाई बढ़ाई छोड़, पैसा जाया नहीं कर। बच्चे पढ़ाई छोड़ के कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देंगे। तो भाई ये एक मसला है ना कि भाई एजुकेशन का, कि भाई आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर भी दो,
किसने देखा कि किस कौन वादा कर सकता है, कौन 100% श्योरिटी के साथ दे सकता है आगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दो तो बच्चे पढ़ेंगे। और फिर आपको टीचर्स को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेन टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जिसके लिए भी तो कॉस्ट लगेगी, जो ऑनलाइन पढ़ा सके। जो ऑनलाइन पढ़ा सके हमें वैसा भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक अलग कॉस्ट होगी। ये प्रॉब्लम है कि टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अब सब तो सर असलान जैसे नहीं होंगे ना। हुसैन ने एक बार बोली ऑनलाइन एजुकेशन मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज फिजिकल क्लासेस। मे अल्फाज जरूरी, मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू। पर हुसैन खुद आउट ऑफ कराची और हमारी क्लासें ले रहे इतने महीनों से। तो देखें दूसरे सिटीज के बच्चे भी हमसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। कराची में तो पठानों के पास मतलब बेसिकली मैं आपको मैंने गलत अल्फाज यूज कर दिया। आप किसी मतलब किसी भी रैंडम चौकीदार हो गए, कुछ और ऐसे लोग हैं, उन सबके पास भी तो होता है। आ, उन सबके पास भी तो इंटरनेट है। क्या वो एजुकेशन पे क्यों नहीं लेते? मसला है ना भाई। एजुकेशन सब लिए जरूरी थोड़ी है। और बच्चों को तो बोलेंगे भाई इनकम कमा, पैसे से कमाओ। और ऑनलाइन जो है वो आप इंटरनेशनल कोर्सेज ले सकते हो और चीप है ये प्रोड्यूस करना। ये देखें इंटरनेट से लोग टिकटॉक के देख लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई कर लें, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर ही दे दें। ये था भाई पेपर, खत्म हो गया। कितना आसान था। कोई मसला आपकी परेशानी बताओ। हाँ पठान बहुत लिबरल हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा है। एजुकेशन में कोई भी कौम खराब नहीं होती। एजुकेशन की कमी होती है, बस एजुकेशन खोलने की कमी होती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो खोलो। हम बोलते हैं कोई बलूचिस्तान वाले जाहिल होते हैं, बलूची ये होते हैं, बलूची, अरे भाई आपकी गलती है ना। आप एजुकेशन तो खोलो, आप एजुकेशन सेंटर तो खोलो। आपने वहां पे स्कूल खोली भी नहीं है। मकरान में अब स्कूल खोलो। आप ये सब स्कूल खोलोगे तभी तो लोग एजुकेटेड होंगे। आप बस इल्जाम लगा देते हो कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे भाई खोलो वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलो, एजुकेशन का माहौल बनाओ तो सब हो जाएगा। यही तो बयान। बलूचिस्तान में एक सेंटर खोल दें क्या? इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमारा था ऑक्टोबर नवंबर विंटर 2025 का पेपर।